हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों आज हम हेमेटाइट एस्क से लोहे का निष्कर्षण करने जा रहे हैं, ढलवा लोहा बनाना जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है बच्चों। ये इसका ग्राफ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अच्छे से ग्राफ पूरे पेज पर बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हेमेटाइट आप जानते हैं, हेमेटाइट एस्क जो है उसका सूत्र Fe2O3 होता है, ठीक है। इसके बाद अब हेमेटाइट एस्क से बच्चों हमें लोहा प्राप्त करना है। और हम पिछली वीडियो में बच्चों पढ़ चुके हैं कि लोहा 3 प्रकार का होता है, उनमें से सबसे शुद्ध होता है हमारा ढलवा लोहा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस प्रोसेस के द्वारा ढलवा लोहा बनाते हैं और ढलवा लोहे से हम जो है इस्पात भी बना सकते हैं और पटवा लोहा भी बना सकते हैं, दोनों लोहा बना सकते हैं। तो सबसे कच्चा लोहा जो बनता है हमारा एस्क में, सबसे पहले जो लोहा प्राप्त होता है वो होता है कच्चा लोहा, ठीक। तो उस कच्चे लोहे को कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हेमेटाइट एस्क लाएंगे खुदों के खदानों से। इसके बाद सबसे पहले बच्चों उसका हम क्या करवाएंगे, सांद्रण। अब जो हमने सांद्रण में आपको बताया है कि जब भी ऑक्साइड एस्क हो, ठीक है, ऑक्साइड एस्क हो और ऑक्साइड एस्क भी कैसा हो जिसमें से एस्क में और अशुद्धियों में से कोई एक ऐसा हो जो चुंबकीय गुण दर्शाता हो या उनमें से कोई चुंबकीय गुण रखता हो, चाहे एस्क चुंबकीय गुण रखे, चाहे जो आपका धातुओं का मैल है या जो कहें तो इसमें जो और व्यर्थ चीजें हैं वो अगर आपकी चुंबकीय गुण दर्शाती हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसका जो सांद्रण है इसका, सबसे पहले हम करेंगे उसका गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होगा बच्चों, वजन के हिसाब से जो है क्या हो जाता है, वजनदार चीजें जो है नीचे रह जाती हैं और जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर रह जाती हैं, तो वो ज्यादा गुरुत्वीय पृथक्करण, मतलब इसमें घनत्व में जब अंतर होता है उनके, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि करते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक का चुंबकीय होना जरूरी है। तो आपको पता है कि लोहा चुंबकीय होता है, आकर्षित होता है चुंबक से, तो उसमें क्या करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि में, इसमें इस प्रकार से चक्की आपने देखी बच्चों, चक्की जैसे दो आपके गोल घेरे होते हैं बेलनाकार, ठीक। इसके ऊपर चक्की जैसा वो पट्टे वाली चक्की आपने देखोगे ऐसा पट्टा चलता है, ठीक है, पट्टा चलता है। ऊपर से यहाँ पर हॉपर रहता है, हॉपर जैसे चक्की में डाल रहता है। इधर से हम क्या करते हैं, एस्क को डालते जाते हैं, एस्क को इस पर डालते जाते हैं, तो पट्टे पर इस प्रकार चलता है। अब जो आपकी अशुद्धियां रहती हैं वो यहाँ पर तली में, यहाँ पर नीचे, जैसे यहाँ पे आधा पट्टा तो यहाँ पे नीचे गिरती जाती है, ठीक है। लेकिन जो एस्क जो चुंबकीय होता है, ये पट्टा बच्चे जो गोल घेरा दिख रहा है आपको, ये होता है चुंबकीय। चुंबकीय होने के कारण जो लोहे वाले चीजें होती हैं वो इसमें चिपकी हुई आती हैं और आकर्षित होकर इस प्रकार से जो है यहाँ पर आकर नीचे जाके यहाँ थोड़ी दूर जाकर गिरती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय होने के कारण वो चिपकी हुई चली जाती है। और लास्ट में जब उनका ये चुंबक इस पट्टे इस गोल घेरे से जैसे दूर जाती हैं, चुंबकीय वाले बेलनाकार आपको दिख रहा है चक्र, इससे जैसे दूर जाती है तो चुंबकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आकर गिरती हैं। तो जो लोहे वाली चीजें वो यहाँ पे गिरती हैं, जो अशुद्धि होती है वो यहाँ पे गिरती हैं और यहाँ पर गिर सकती है, ठीक, दूर से फेंक जाएंगे क्योंकि वो चिपक नहीं रही है। इस प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण विधि से बच्चों इसका क्या हो जाता है, सांद्रण हो जाता है। तो हमारे पास ये सिर्फ क्या बचता है, आपका सिर्फ एस्क बचता है। अब एस्क में थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ और अशुद्धियां भी रहती हैं जिनका हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं उनका निस्तापन। हमने बच्चों आपको बताया था पिछली वीडियो में कि निस्तापन कब करते हैं, जब वो पहले से ऑक्साइड एस्क में हो, उसमें पहले से ऑक्सीजन हो, कार्बोनेट एस्क है, ऑक्साइड एस्क है, ठीक, हाइड्रेटेड एस्क है जिसमें जल वगैरह जुड़ा रहता है। तो ऐसे एस्कों का जो क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। लेकिन यदि उसमें सल्फाइड एस्क होता है तो फिर हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। निस्तापन से होता क्या बच्चों, निस्तापन की प्रक्रिया जो पहले तो परावर्तनीय भट्टी में करते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं इसका चित्र, ठीक। परावर्तनीय भट्टी में जैसे निस्तापन करते हैं उसमें होता क्या है, निस्तापन की प्रक्रिया में तो जो वाष्पशील अशुद्धियां रहती हैं जो वाष्प में बदल सकती हैं, जैसे कि सल्फर की अशुद्धि तो जो SO2 ग्रुप में चली जाएगी, ठीक, SO2 ग्रुप में चली जाएगी। कार्बन की अशुद्धि हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में चली जाएगी, ठीक। और इसके अलावा आर्सेनिक की अशुद्धियां जो वाष्पशील होती हैं, तो ये जो अशुद्धियां बच्चों, वाष्पशील अशुद्धियां ये क्या होती हैं, निकल जाती हैं इससे। तो हमारे पास ये जो क्या है, थोड़ा सा नमी रहती है बच्चों, जो उसमें हमने धोया उसको या जो भी प्रक्रिया की नमी आ गई थी, तो उससे जो नमी है वो भी आपकी इससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास और बच्चों जो अयस्क है वो कैसा हो जाता है गर्म करने से, और जो इस निस्तापन प्रक्रिया में वायु की अनुपस्थिति में, क्योंकि वायु में पहले से ऑक्सीजन, तो यहाँ वायु की अनुपस्थिति में इसको इतना गर्म किया जाता है लोहे के कम गलनांक से, मतलब लोहे इतना गलनांक करते हैं, इतना टेम्परेचर करते हैं कि लोहा पिघल ना पाए, इतना कम गलनांक पर इसको क्या करते हैं, निस्तापन जो है परावर्तनीय भट्टी में करते हैं और जो वाष्पशील अशुद्धि है वो नमी दूर हो जाती है, ठीक। इस प्रकार से बच्चों जो यहाँ पर जो निस्तापन से जो अपन को यहाँ पर लोहा बनेगा वो कैसा हो जाएगा, स्पंज टाइप का हो जाएगा। ये कहें कि उसमें जो छिद्र हो जाते हैं, जो लोहा है उसमें छिद्र हो जाते हैं,
जिससे कि इसके आगे की प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं। ठीक, और जो Fe को इसमें जो होता है कुछ मात्रा में बच्चों, Fe को क्या करता है यहाँ पर जो SiO2 कहें तो Fe जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, जो एसिड की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक, तो हमें बच्चों सिंपली इसमें सब इतना याद रखना है कि निस्तापन प्रक्रिया लोहे के कम गलनांक से कम गलनांक पर जो है वह निस्तापन किया जाता है, जिससे वाष्पशील रद्दियों वाला नमी दूर हो जाती है। अब इसके बाद बच्चों इसमें प्रक्रिया आती है तीसरी आपकी प्रगलन की, और बच्चों इसमें तीन ही स्टेप है आपकी, पहले सांद्रण होगा, फिर निस्तापन होगा और प्रगलन होगा। ठीक, तो बच्चों सांद्रण में आपको ये दो विधियां याद रखना है। ठीक, इससे जो सांद्रण हो जाता है, फिर सांद्रता इसमें कम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में, जिससे कि वाष्पशील अशुद्धियां व नमी दूर हो जाती है। इसमें कुछ गैस है जैसे आर्सेनिक SO2 वगैरह गैस है और नमी दूर हो जाती है। अब बच्चों जो निस्तापित हो गया, इसी को बच्चों निस्तापन को हम और हिंदी में बोले तो इसको जारण भी कहते हैं, आपको याद रखना, कभी अगर जारण शब्द आ जाए तो ठीक है, कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। तो अब जो एस को हमने इस प्रकार से निस्तापन कर दिया तो उसको हम बोलते हैं निस्तापित एस। यहाँ पे सांद्रण किया तो सांद्रता एस बोलते हैं, तो सांद्रता एस का होता है निस्तापन, और निस्तापित एस का क्या करवाते हैं, प्रगलन करवाते हैं। प्रगलन मतलब बच्चों उसको हम क्या कराएंगे, अब गलाएंगे, और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, ये बाह्य भट्टी होती है बच्चों। बाह्य भट्टी हमने पिछले उसमें भी बताया था, आपको चित्र भी बताया था इसका। बाह्य भट्टी कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे इसमें निकलने के लिए छिद्र रहते हैं, ऊपर से भी रहते हैं, और इस प्रकार से बच्चों जो है इस प्रकार से जो भट्टी यहाँ पे ऐसी बातें भट्टी रहती है। इसमें बच्चों यहाँ पे ईंधन जलता है, यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बातें भट्टी में जो है टेम्परेचर घटता जाता है ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों प्रगलन क्रिया बातें भट्टी में होती है, और बातें भट्टी में बच्चों क्या डालते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए भर्जित ऐस मतलब क्योंकि हमने यहाँ पे जो निस्तापन किया था, यहाँ पर हम निस्तापित ऐस भी कह सकते हैं, इसमें डालेंगे, उसमें कोक एंड कार्बन मिला देंगे और साथ में चूना पत्थर मिला देंगे और बातें भट्टी में डाल देंगे। अब जैसे बातें भट्टी में डाल देंगे तो बच्चों उसमें हो जाती है प्रोसेस चालू। अब उसमें बच्चों बातें भट्टी के 4 क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ से विकल्प बन जाता है कि बातें भट्टी को ताप के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, या ये कहें कि हेमेटाइट का जो है प्रगलन किस भट्टी में किया, बातें भट्टी में। बातें भट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है बच्चों। 4 क्षेत्र ये हैं, बातें भट्टी के क्षेत्र ये हैं, चारों के नाम आप लिख सकते हैं। प्रारंभिक तप्तीकरण का क्षेत्र जो शुरुआत में ताप देते हैं उसको, फिर अपचयन का ऊपरी क्षेत्र ऊपर का भाग है, अपचयन का निचला क्षेत्र नीचे भाग, और गलन का क्षेत्र गलने का भाग है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है आपका प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। अब प्रारंभिक तप्तीकरण का क्षेत्र जो है, टेम्परेचर भी बच्चों आपको यहाँ याद रखना है, कभी कभी ऐसा ही पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक तप्तीकरण का क्षेत्र जो है उसकी कितने डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज रहती है। तो प्रारंभिक तप्तीकरण का मतलब बच्चों शुरुआत में, तो शुरुआती जो टेम्परेचर रहता है बच्चों आपका 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस इस भाग का जो है टेम्परेचर रहता है। और ये भाग बच्चों सबसे ऊपर वाला भाग है यहाँ पर, ठीक ऊपर का भाग, क्योंकि यहाँ पे जल रहा है। यहाँ पे तो सीधी सी बात, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ईंधन जल रहा है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ बच्चों जो लौ में बोल रही होगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम रहता है। तो ये ऊपरी क्षेत्र है, प्रारंभिक तप्तीकरण का क्षेत्र, यानी 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं बुक में इसमें अलग अलग भी दिया है, 250 से हो सकता है 500 दिया हो, आपको तो अभी ये याद रखो। ठीक है, दूसरा आता है जो अपचयन का ऊपरी क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पे इसके बाद आती है प्रोसेस सेकंड नंबर, ऊपर से थोड़ी नीचे की तरफ चलेंगे तो इसको कहते हैं हम अपचयन का ऊपरी क्षेत्र। यहाँ पे अपचयन होता है, ऊपरी क्षेत्र इसलिए बोल रहे हैं कि ऊपर का भाग है। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है बच्चों वो रहता है 500 से 900 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 500 से 900 डिग्री सेल्सियस इसका भाग का टेम्परेचर रहता है, और ये रहता है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से आते हैं हम नीचे के क्षेत्र, अपचयन का निचला क्षेत्र। तो अपचयन का ये भी निचला अपचयन के क्षेत्र है, लेकिन ये निचला क्षेत्र है, और इसका जो टेम्परेचर रहता है बच्चों वो रहता है 900 से आपका 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। और सबसे नीचे का क्षेत्र बच्चों गलन का क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे गलन का क्षेत्र में जो टेम्परेचर रहता है बच्चों वो रहता है 1200 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर इसको 1600 भी दिया है। एक बार ये विकल्प में आया था कि बाह्य भट्टी का अधिकतम तापमान होता है, तो आपको 1800 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। कभी कभी इसको जो है बच्चों केल्विन में पूछ लेते हैं, केल्विन में ऑप्शन देते हैं, तो आपको इसमें 273 जोड़ के आपको इसको केल्विन में बदल के भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से इसका जो आंसर बन जाएगा, और आपका ये आ जाएगा 2023, लगभग 2000 के लगभग इसका टेम्परेचर जो है लगभग यहाँ पर कहीं कहीं पे बच्चों 2200 भी दिया है इसका। तो जो इसमें सबसे हाईएस्ट हो
उसमें आप 2200 तक के लगभग का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसके तप्तीकरण के क्षेत्र। इस पूरी प्रोसेस के बाद लास्ट में जो क्या हो जाता है, हमारे पास ढलवा लोहा प्राप्त हो जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम अगर एक प्रोसेस देखें तो यहाँ पर बच्चों जो क्या होता है बात्य भट्टी में, सबसे पहले जो कोक रहता है, कोक यानी कार्बन, वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, वायु से क्रिया करके कोक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जब हम इसको और भी ज्यादा गर्म करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पर इसके साथ कार्बन के साथ में, तो ये क्या बना लेती है, CO गैस बना लेती है, 2 CO के अणु। ठीक है, इस प्रकार से जैसे CO बन जाता है, ये CO क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और 600 डिग्री सेल्सियस पर हेमेटाइट एस्क हम जो डाला था उसको क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। हेमेटाइट एस्क को फेरस ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। तो इस प्रकार से हम फेरस ऑक्साइड में कैसे कब देगी, तो ये CO गैस है जो हेमेटाइट एस्क हमारा Fe2O3 है, ये क्या करती है, अपचयित कर देती है। अपचयित में मतलब इसको कम ऑक्सीजन कर देती है, यानी ऑक्सीजन को निकाल देती है, तो ये Fe बन जाता है और साथ में यहाँ पर CO2 बन जाएगा, तो ये हो जाता है फेरस ऑक्साइड। इसमें अपचयित कर देती है कार्बन। ये जो प्रोसेस अंदर क्या हो रही है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों जो आपका FeO बना, ये FeO फिर से CO कार्बन मोनोऑक्साइड से और क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, आयरन बना लेगा। तो ये FeO की क्रिया जब आगे बच्चों हम और करवाएंगे, FeO की क्रिया जब हम और CO से करवाएंगे तो ये इस प्रकार से जो हमारे पास आयरन प्राप्त हो जाएगा और ये CO2 गैस जो है निकल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास ये आयरन बन जाता है। और इस प्रकार प्राप्त लोहे को हम क्या कहते हैं, जो लोहा प्राप्त हुआ है स्पंजी आयरन कहते हैं। ठीक, स्पंजी आयरन कहते हैं। स्पंजी लोहा नीचे जाते जाते ताप बढ़ने का, अब बच्चों स्पंजी लोहा जो बना है नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ये ताप बढ़ने के कारण पिघलता जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ताप बढ़ रहा है, पिघलता जाता है। तथा जो इसमें कुछ औषधियां रहती हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, मैंगनीज है, क्या करता है और इनको सबको ये घोल लेता है अपने आप में। ठीक, क्योंकि ये पिघला हुआ है। ठीक, तो इनको सबको घोल लेता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, जो चूना पत्थर इसमें मिलाया था हमने शुरू में, हमने बताया था आपको, जो चूना पत्थर है उसमें उपस्थित चूना पत्थर क्या करता है, इसमें उपस्थित जो है सिलिका से क्रिया करके धातुमल बना लेता है। क्या करता है ये चूना पत्थर है, मतलब बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं चूना पत्थर CO क्या करता है, जो इसमें अशुद्धियां रहती हैं आपकी लोहे में, ये इससे क्रिया करके क्या बना लेता है, आपका धातुमल बना लेता है। ठीक है, CaSiO3। ठीक, इस प्रकार से कैल्शियम सिलिकेट इसको हम बोलते हैं, जो कि एक धातुमल है। कैल्शियम सिलिकेट इसको बोलते रहते हैं। ये धातुमल धातुओं का मैल है बच्चों, ये क्या करता है, ऊपर लोहे के ऊपर तैरता रहता है, जिससे ऊपरी छिद्र से हम बाहर निकाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर की तरफ नहीं छिद्र बना था, ये धातुमल बाहर निकाल लेते हैं। धातु की वजनदार भारी होने के कारण नीचे रह जाती है, इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये बात्य भट्टी में पूरी प्रोसेस चलती है। और अब इसके बाद बच्चों जो है जो प्राप्त लोहा हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है, और यह जो है लोहे का सबसे अशुद्धतम रूप होता है। अब बच्चों अगर हमें इसको पिटवा लोहा में और इस्पात में बदलना है तो इसमें से हमें कुछ नहीं करना, कार्बन की मात्रा जो है बच्चों कम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा इसमें होती है। अगर हम इसको पीट के कम कर दें कार्बन की मात्रा तो ये पिटवा लोहा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों हम थोड़ी सी मात्रा अगर देखें तो उसके जो इस्पात रहता है उसके बराबर अगर कार्बन की मात्रा बचने दें तो इस्पात में बदल जाता है। इस प्रकार बच्चों जो हेमेटाइट से जो है ढलवा लोहे का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट प्रोसेस ढलवा लोहे से इस्पात और पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, इन विधियों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। और आज का वीडियो लेक्चर बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।